दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 को डाइंड करेंगे, जिसका नाम क्या है द अर्थ। इसको लिखा यानी कंपोज किया है H.E. बेट्स ने। तो चलिए हम लोग आज अंतिम पार्ट में यानी कि आज आप लोगों का पार्ट 2 होने वाला है, जिसका हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ग्राउंड से पैराग्राफ तक आप लोग को मैंने बता दिया है पार्ट 1 में, उसकी पूरी डिटेल्स आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा द अर्थ में किस प्रकार से सेबी एक सिंपल माइंडेड लड़का रहता है और एक बेचकर वह ज़मीन खरीदना शुरू करता है और बाद में उनके माता पिता कौन कौन से झटके लगते हैं उसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन से पैराग्राफ से शुरू होने वाला है तो अंतिम वीडियो। तो चलिए हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का 36 से शुरू होगा। तो चलिए यहाँ पे बाय दिस टाइम बेंजी वाज ऑलमोस्ट 40, करीब यहाँ पे ऑलमोस्ट बाय दिस टाइम इस समय तक बेंजी वाज ऑलमोस्ट 40, यानी कि उसका जो बेंजी का जो एज था 40 वर्ष का हो गया था। एंड इट वाज ओनली ऑफ देम दैट ही रिमेन्स अ सिंपल माइंडेड मैन। केवल जॉनसन के नज़रों में दंपत्ति के नज़रों में ही रिमेन यानी कि बेंजी बना रहा और सिंपल माइंडेड मैन एक भोला व्यक्ति, एक सरल दिल वाला व्यक्ति बना रहा। यानी कि हम लोग यहाँ पर थे, यानी कि बाय दिस टाइम बेंजी वाज ऑलमोस्ट 40, यानी कि बेंजी उस समय तक लगभग कितने साल का हो गया था, 36 साल का। एंड इट वाज ओनली टू देम एट रिमेन्स ए सिंपल माइंडेड मैन, यानी कि उनके पिता के नज़रों में अभी भी जो बेंजी था सिंपल माइंडेड था। यहाँ पे आप देखेंगे एज हिज न्यू हाइजेनिक चिकन हाउस बिगिन टू कवर फर्स्ट वन स्ट्रिप ऑफ हिज फादर्स फॉर्मर लैंड। इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, जो फॉर्मर लैंड का मतलब होता है यहाँ पे पूर्व की भूमि। अब जो भूमि थी वह जॉनसन की नहीं थी, इसलिए फॉर्मर लैंड कह रहा है यहाँ पे। अब वह जो भूमि जो है बेंजी की हो गई थी, वह खरीद लिया था। ज्यों बेंजी के मुर्गियों का घरों की संख्या बढ़ रही थी, बेंजी के पिता के पूर्व भूमि के एक हिस्से को कवर करते थे, ढकते थे, उसके बाद जो दूसरे हिस्से को भी ढकते थे। इस प्रकार से निरंतर रूप से बेंजी अपने मुर्गियों का जो घर बढ़ता जा रहा था, यानी कि पूर्व ज़मीन पर कवर करती जा रही थी। मुर्गियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। विद द ग्रे पैचेज ऑफ hen dung eating their way into the brown tilled earth। ये आप लोग ब्राउन का देख रहे रंग के बारे में दिया है कि ब्राउन का मतलब है कि धरती का रंग। द कलर ऑफ द अर्थ, ब्राउन का मतलब होता है यहाँ पे कलर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का रंग। और एक और वर्ड आप लोग का बार बार आएगा ग्रे का अर्थ होता है तो सफ़ेद और काले के बीच का रंग, राख जैसा रंग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेटी रंग भी बोल सकते हैं इसको। ये कह रहा है जैसे जैसे बेंजी का मुर्गियों के घर बढ़ता जा रहा था, पिताजी के पूर्व जो ज़मीन था एक हिस्से को ढक देती थी, उसके बाद दूसरे हिस्से को भी ढक लेती थी। यह क्रम निरंतर लगातार बढ़ते जा रहा था। विद द ग्रे पैचेज ऑफ हेन डंग ईटिंग देयर वे इनटू द ब्राउन टिल्ड अर्थ, यानी कि ब्राउन टिल्ड अर्थ का मतलब होता है यहाँ पे जो टिल्ड का मतलब होता है यहाँ पे जो जोता हुआ खेत था ना, उस खेत में ये जो आप लोग स्लेट रंग की जो मुर्गियाँ लगातार अपने दाने चुनती थी, उसमें रखे हुए गोबर को खाती थी और धीरे धीरे और इसका जो हेन डंग यानी कि जो मुर्गियों की जो पूरी भूमि पर बेंजी का मुर्गी फार्म बढ़ता जा रहा था। और उसका जो डंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मुर्गियों का लैट्रिन। और he began to be a largest poultry farmer on that side of the town। और उस शहर का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म मतलब सबसे बड़ा मुर्गी पालक बन गया था, बेंजी बन गया था, सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था बेंजी। ही अपीयरेंस ही हैड चेंज टू, यानी कि ही अपीयरेंस का मतलब होता है यहाँ पे रंग रूप आकार आकृति, रंग रूप आकृति। ही हैड चेंज टू और बेंजी बहुत बदल गया था। ऑलवेज बिग लिम्ड, हमेशा हाथ पैर ढीले ढाले थे, लंबे थे, भद्दे किस्म के थे, एकदम चुस्त नहीं थे, गटीला बदन का नहीं था ये। ही हैड नाउ बिकम रैदर फैट, और रैदर का मतलब हो यानी कि दुर्लभ, यानी कि काफ़ी हद तक।
ऑलवेज ही बिग लिम्ड, यानी इसका हाथ पैर ढीले ढाले लंबे थे। और ही हैड नाउ बिकम रैदर फैट, अब जाकर 40 की आयु में बेंजी अब जाकर मोटा हो गया, यानी काफ़ी हद तक। हिज आइज वेयर स्टिल सिंपल ब्लू, लेकिन जो अभी इनकी जो आंखें अभी भी ब्लू थी, नीले रंग की थी। एंड सॉफ्ट हेयर स्टिल ग्रीव थिकली ऑन हिज फेस, और चेहरे पर इसके अभी भी वह हल्के रंग के बाल उगा करते थे। और बट नाउ इट्स सेट फैट फ्लैश, और लेकिन अब यह जो बेंजी जो है वह मोटा हो चुका था और इसका वज़न भी बढ़ गया था। द आइज सीम्ड मच स्मॉल, और इसके बहरे हुए चेहरे पर इसकी आंखें छोटे छोटे दिखाई दे रही थी। बेंजी इसके मोटा हो जाता है तो जब उसके चेहरे पर मांस भर जाते हैं, मांस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी आंखें छोटी प्रतीत होती है। तो बेंजी की आंखें अब छोटी प्रतीत होती थी। दे वर नो लॉन्गर द आइज ऑफ ऑन सिंपल माइंडेड मैन, और अब वे जो आंखें थे सामान्य सिंपल माइंडेड यानी कि भोले भाले व्यक्ति की आंखें नहीं थी। दे वेयर आइज ऑफ अ मैन, वह जो आंखें व्यक्ति की आंखें हो गई थी, एक युवा की आंखें हो गई, कि जवान व्यक्ति की आंखें हो गई थी। हु इन अ सिंपल वे इज़ क्वाइट कनिंग, वह साधारण दिखता था ना, वह साधारण में भी वह धूर्त प्रतीत होता था। इस प्रकार से व्यक्ति की आंखें वे आंखें थी। नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। नो वन बट बेंजी, कहने का अर्थ हुआ कि कोई नहीं बट बेंजी, यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं है लेकिन बेंजी। एट दिस टाइम, इस समय, न्यू हाउ मेनी हैंस एंड चिकन्स बी पॉजेस्ड, यानी कि अब केवल बेंजी को ही पता था कि बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी। पहले इसके मम्मी पापा को ही पता हुआ था लेकिन अब किसी को पता नहीं है, सिर्फ बेंजी को पता है कि उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। अब देखिए दोस्तों इसके कितने डिफरेंसेस ग्रो कर रहा है। अब इस बेंजी को ही सिर्फ पता था कि इसके पास कितने बेंजी था, यानी कि नो वन न्यू हाउ मेनी हैंस एंड चिकन्स ही पोज्ड। और यहाँ पे नो वन न्यू हाउ मेनी एग्स एंड कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज फिस्ट फ्रॉम हिम वेरी, और फ्रॉम वीक एवरी वीक। अब किसी को पता नहीं था कि वह जो लॉरी यानी कि जो गाड़ियाँ जो थी ना, बड़ी खुली गाड़ी थी, उस पर कितने अंडे बेंजी के यहाँ से आते थे और जाते थे। नो वन न्यू अमाउंट द पासबुक, अब किसी को यह भी नहीं पता है कि उसके बेंजी के अमाउंट यानी कि उसके बैंक अकाउंट में कितने धनराशि जमा है। एक वक्त था जब मम्मी पापा को सब कुछ पता था कि कितने पैसे हैं, अब इनको मम्मी पापा को भी नहीं पता, जॉनसन साहब को भी नहीं पता है कि इनके बैंक अकाउंट में कितने रुपया जमा है। इट वॉज पॉसिबल टू गॉज, ये गेज का मतलब होता है यहाँ पे गेज, इसका अर्थ होता है कि मापना या अनुमान लगाना है। इट वाज पॉसिबल टू गेज हिज प्रोग्रेस, यानी कि इसके प्रोग्रेस का, इसकी सफलता का, इसके उन्नति को, इसकी तरक्की को केवल अनुमान लगाया जा सकता है ओनली बाय द न्यू चिकन हाउसेस कवरिंग हिज फादर्स फॉर्मर लैंड, यानी कि इसके पिताजी के जो पूर्व भूमि पर मुर्गियों का कितने नए नए घर बन रहे थे, केवल इसी बात से बेंजी को प्रोग्रेस उन्नति का अनुमान लगाया जा सकता था। एंड बाय द फैक्ट, इस बात के इस अंदाज़ा लगाया सकता है कि डैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपुल टू हेल्प हिम, कि अब इसने लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए रखने लगा, यानी कि मजदूर रखने लगा, यानी कि अन्य लोगों को भी नौकरी पर रखने के लिए नौकरी रखने लगा। इस बात से उन्नति का पता लगाया सकता है बेंजी का। लेकिन कितनी मुर्गियाँ थी यह किसी को पता नहीं है। खाते में कितनी धनराशि थी किसी को मालूम नहीं। कितने अंडों की बिक्री होती है, कितने लोड़ियों की आदान प्रदान होती है, सब बेंजी को मालूम रहता था। अब बेंजी ने लोगों को अपने मदद के लिए काम पर भी रखने लगा, यानी कि मजदूरों की नियुक्ति कर ली। तो दोस्तों अब कहानी का दौर यहीं से शुरू होगा, गौर से सुनिएगा आप लोग। 38 नंबर, वन ऑफ दिस पीपल वाज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, जिन लोगों को अपने यहाँ बेंजी अपने यहाँ काम पे रखा था, नौकरी पर रखा था, उनमें से एक महिला थी, यानी कि एक लड़की थी। उन मज़दूरों में से एक मज़दूर थी जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस। लड़की थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। सी हैड थिक हैवी लेग्स एंड लूज लिप्स, एक सी हैड, यानी कि वो उस फ्लोरेंस नामक की लड़की, थिक का मतलब कि मोटे मोटे, हैवी लेग्स
मतलब कि पैर, यानी कि इस फ्लोरेंस नाम की लड़की के जो पैर थी ना वह बहुत मोटी मोटी थी और बहुत भारी थी एंड लूज लिप्स, और उसके ओठ जो थे लटके हुए थे, यानी कि उसके जो लिप्स थे लटके हुए थे एंड अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज, और उसके जो स्लेट के रंग की थी एंड रिफ्लेक्टिव आइज, उनको कोई विचार नहीं था एंड डैट मैच्ड बेंजीज इन देयर अपरेंट सिंप्लिसिटी, और इनकी यदि उस लड़के की तुलना करें ना तो उसकी सरलता की तुलना केवल बेंजीज से सरलता से की जा सकती थी। कहने का मतलब है कि यह जो बेंजी ने जिन लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम फ्लोरेंस था। वह उसको देखने के उसके जो पैर जो थे मोटे मोटे थे और उसके जो लिप्स जो थे लटके हुए थे और ढीले ढाले थे और चुस्ती नहीं थी और शरीर में कोई मतलब कसापन नहीं था, और इनका जो फ्लोरेंस का जो लिप्स था वह भी लटका हुआ था, वह भी बेंजी की तरह अपीयरेंस में थी। वेन फ्लोरेंस बेंट टाउन, एक बात की बात है गौर कीजिएगा, वेन फ्लोरेंस बेंट टाउन टू क्लीन द चिकन हाउसेज, जब फ्लोरेंस वेंट डाउन बेंट झुकती थी तो क्लीन द चिकन हाउस, मुर्गियों के घरों को साफ करने के लिए जब फ्लोरेंस झुकती थी तो विच वेयर रेज्ड अप ऑफ द ग्राउंड, वे जो घर मुर्गियों का जो घर था ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर थे एंड थोड़ी सी ऊपर के घरों को साफ करने के लिए जब लड़की झुकती थी ना तो बेंजी देखा करता था अ गैप ऑफ वेयर फ्रेश एबव हेयर ग्रे स्टॉकिंग्स, मतलब कि स्त्रियों का लंबा मोजा होता है जो फिट से शुरू होता है और लेग्स तक जाता है। जब वह लड़की झुकती थी ना तो बेंजी उसको गौर से देखता था, उसके ग्रे स्टॉकिंग यानी कि उसको जो स्लिट यानी कि राख रंग के मोजा पहनना करती थी ना, उस मोजे के ऊपर और कमर के नीचे का जो नंगे बदन को यह देखता था यहाँ पे। और द शैडोज ऑफ डीप ब्रेस्ट्स बेनिथ हर स्मैक, और ऐसे में को देख रहे हैं स्मॉक का मतलब होता है यहाँ पे स्त्रियों का कुर्ता और स्त्रियों का कमीज़ या लंबा कुर्ता, वह लंबा एक कुर्ता पहनते थे, उस कुर्ते के पीछे उसके डीप ब्रेस्ट देखा करता था बेंजी फ्लोरेंस को। यह हमेशा देखते रहता है, फ्लोरेंस के जब झुक कर काम करती थी तो यह सब उसके नीचे अंगों को वह देखा करता था। आगे देखते हैं यहाँ पे इन अ लिटिल वाइल बेंजी, थोड़ी ही देर में बेंजी वाज कैचिंग फ्लोरेंस अबाउट द वेस्ट इन द वार्म डार्क इनक्यूबेटर हाउसेस। ये जो इनक्यूबेटर हाउसेस का मतलब होता है, इनक्यूबेटर हाउसेस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे इनक्यूबेटर आप लोग देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि अंडा सेने वाली मशीन। अंडा सेने वाली जो मशीन जो थी यानी जो घर था जिसमें मशीन लगी हुई थी उसी घर में, यानी कि वह घर में काफ़ी गर्म होता है, यानी कि उसी अंधेरे में गर्म कमरे में बेंजी ने फ्लोरेंस को कमर को ज़ोर से पकड़ लिया, अर्थात लड़की को इसने बाहों में जकड़ लिया यानी कि भर लिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में पहली बार ही हैड सम अदर्स इंटरेस्ट बिसाइड हेंस, यानी कि मतलब हुआ यहाँ कि मुर्गियों के अलावा आज जीवन में पहली बार बेंजी ने मुर्गियों के अलावा किसी अन्य चीज़ में इंटरेस्ट यानी कि रुचि जगी। आगे तो किसी अन्य चीज़ में मतलब लड़कियों में इसकी रुचि जगी, फ्लोरेंस इसकी रुचि जगी। मुर्गियों के अलावा पहली बार बेंजी को किसी अन्य चीज़ों में इसकी दिलचस्पी बढ़ी यानी कि बेंजी का। तो चलिए 39 में देखिए क्या होता है यहाँ पे। इट बिकम्स क्लियर टू हिम डैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। तो दोस्तों बेंजी को यह बात पता चल गई यानी कि इट बिकम क्लियर, बेंजी को स्पष्ट हो गया कि डैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, मेरी मम्मी और पापा को फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं, यह बात बेंजी को पता चल गई। दिस सिंपल अनडिस्टिंग्विश्ड गर्ल विथ अगली लेग्स एंड माउथ दैट वुड नॉट कीप संट, यहाँ पे आप समझिए। और इस फ्लोरेंस के बारे में, ये फ्लोरेंस के बारे में लड़की के बारे में समझते हो, वह साधारण सी लड़की थी। अनडिस्टिंग्विश्ड गर्ल यानी कि इसका जो मतलब है डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है कि सम्मानित और गैर सम्मानित लड़की थी। एंड अगली लेग्स और बेढंगे से पैर थी। एंड माउथ दैट, उसका मुंह भी बेढंगा था,
डेट वुड कीप इट शट, यानी कि उसका मुंह कभी बंद नहीं होता, हमेशा बरबराती रहती थी, उसका मुंह खुला रहता था, हमेशा उसके मुंह से लार टपकते रहते थे। इस प्रकार से साधारण सी लड़की थी फ्लोरेंस। बट बेंजी डिड नॉट नीड डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल। बेंजी को सम्मानित लड़की नहीं चाहिए थी, ना ही इंटेलिजेंट लड़की यानी कि तेज तरार लड़की भी नहीं चाहिए थी। ही नीडेड इवन वोमेन, उसको सिर्फ उस स्त्री की आवश्यकता थी, उसको सिर्फ लड़की की आवश्यकता थी। टू हेल्प विथ लुक एट हिम, जो बेंजी के मुर्गियों का पालन करने में कर सके, जो बेंजी की मदद उसके मुर्गियों के घर की सफाई में कर सके, ऐसे ही लड़की की आवश्यकता थी, वैसे ही लड़की थी फ्लोरेंस। आगे देखते हैं। एंड सून ही वॉज सेइंग डैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड, और शीघ्र ही बेंजी ने अपने माता से ऐलान कर दिया कि मैं फ्लोरेंस से ही शादी करूंगा और हम दोनों विवाह करेंगे। आगे देखते हैं नंबर 40 में क्या होता है, देखिए। As with the passbook and the land, as with the passbook with land, जैसा पासबुक देने के वक्त ने मम्मी पापा को हुआ था ना, यानी कि मम्मी पापा ने जैसे ही उसको जॉनसन साहब ने अपने पासबुक दिल से नहीं दिया था, भूमि भी दिल से नहीं दिया था। एंड हिज फादर एंड वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर डैट, आज भी शादी के लिए जॉनसन और उसकी पत्नी तैयार नहीं थी। यानी कि उस बेंजी के जो मम्मी पापा थे यानी कि जॉनसन साहब थे, ये कुरूप से शादी नहीं हो बेंजी का। मैरिड आरंट यू एट ऑल राइट यू से, डोंट यू वांट टू टाइम टू कंसीडर इट, वेयर आर यू गोइंग, तुम विवाह करोगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, डोंट यू वांट टू कंसीडर, क्या तुम्हें सोचने समझने के बूझने का समय नहीं चाहिए? अगर शादी कर भी लोगे, वेयर आर गोइंग टू लिव, कहाँ रहोगे तुम लोग? जॉनसन साहब ने बेंजी से पूछा, वेयर हियर, बेंजी ने जवाब दिया, हियर बेंजी सेड, यानी कि बेंजी ने कहा मैं यहीं रहूँगा। तो पूरी बातों को भी वह आराम से कह लेता था। हियर बेंजी सेड, मैं यहीं रहूँगा, हियर सेड बेंजी। And that autumn, at the end of his 40 year, Benji moved into the house with Florence, his wife. यानी कि जॉनसन साहब की इच्छा के विरुद्ध फ्लोरेंस से बेंजी ने शादी कर लिया। उस ऋतु में ऑटम, बसंत, यानी कि डेड ऑटम यानी कि उत पतझड़ में, एट द एंड ऑफ हिज 14 years, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस हैज हिज वाइफ। तो अंतिम ये काल में जो बेंजी जो है मूव्ड इनटू द हाउस विथ हिज फ्लोरेंस एज हिज वाइफ, या फ्लोरेंस को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी के साथ घर में प्रवेश कर गया। उस समय आयु 40 यानी कि 40 समाप्त हो रही थी। वी विल वांट द फ्रंट बेडरूम, बेंजी सेड, बेंजी ने अपने मम्मी पापा से कहा यानी कि अपने पेरेंट्स से कहा, जॉनसन साहब से, अपने सामने वाला कमरा चाहिए, आप हमें सामने वाला कमरा दे दो, हम अपने वाइफ के साथ सामने वाले कमरे में रहूँगा। आगे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 45, ऑल देयर लाइव्स हिज फादर एंड मदर स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम, यानी कि पूरे जीवन काल में बेंजी के माता पिता का जो जीवन काल है, हैड स्लेप्ट, सोते थे फ्रंट, सामने वाले बेडरूम में, शयन कक्ष में वे लोग सोते थे, बेंजी के माता पिता सोया करते यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन्स वाइफ। आज उनके बेटे बेंजी ने शादी के बाद उस कमरे की मांग कर ले। नाउ दे वैकेटेंटेड, वैकेंट का मतलब होता है खाली, खाली कर देना। नाउ दे वैकेटेड इट इन मूव इन टू द बैक, अब मजबूर माता पिता यानी कि जो बेंजी के मजबूर माता पिता जॉनसन एंड जॉनसन्स वाइफ शयन कक्ष को खाली कर दिया, एंड मूव इन टू द बैक यानी घर के पीछे वाले हिस्से में रहने के लिए चले गए। दिस रिमूवल हार्ट देम डीपली, यह जो कमरा छोड़ना था ना, यह बेटे के कहने के पर हर्ट देम, बहुत दर्द हुआ उसके पेरेंट्स को, बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। बट क्या करते, बट बिकॉज इट वॉज नॉट बेंजीज हाउस, बट बिकॉज नाउ बेंजीज हाउस, क्योंकि बिकॉज बेंजीज आस्क्ड इट दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट। अब जो ज़मीन भी जॉनसन साहब के नहीं थी, अब तो घर भी बेंजी की थी, अब बेंजी ही इस कमरा मांग रहा था, तो सो दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी झगड़े के किसी शब्द के वे लोग उस सामने वाला घर को, शयन कक्ष को छोड़कर पीछे वाले कमरे में चले गए, रहने के लिए चले गए दोनों।
एडिंग अ लिटिल मोर टू लॉन्ग क्रॉनिकल टू सेक्रीफाइस। ये ऐसे माता पिता थे, ऐसे पेरेंट थे, ऐसे जॉनसन जॉनसन वाइफ थे, वे साधारण के लिए बलिदान सेक्रीफाइसेस त्याग करते त्याग जा रहे थे। आज उसी त्याग के उसी बलिदान का एक और उदाहरण यहाँ पे रहा। फॉरगिविंग बेंजी बिकॉज द सिंपल माइंडेड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों और फॉरगिव भी कर दिया, यानी कि अपने बच्चे को क्षमा भी कर दिए कि दैट द सिंपल माइंडेड मन, यानी कि साधारण दिमाग वाला लड़का, भोला भाला वाला लड़का कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड, इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती यह नाते और रिश्ते को महत्व को समझे। इसीलिए अपने बच्चे को माफ़ कर दिया और सामने वाले कमरा खाली कर दिया और पीछे वाले कमरे में ये दोनों चले गए। 46 देखिएगा दोस्तों। बेंजी अपने मामी पापा से मांगता रहा और मामी पापा बेंजी को देते रहे। समझिएगा आगे देखिए क्या होता है। बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वाज डिफरेंट। जो लड़की थी ना वह बहुत ही, वह उसके साथ मामलों जो था वह बहुत ही दूसरा था, अलग था, डिफरेंट था। इट सीम टू देम दैट द गर्ल वाज अबाउट द टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम। और मम्मी पापा को सीम टू देम ऐसा प्रतीत होता था कि दैट द गर्ल, यह जो लड़की जिसका नाम फ्लोरेंस है ना, या अबाउट द टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम, वह अब हम लोग से छीन लेगा बेंजी को। वह जो लड़की जो है ना 4 दिनों की बहू है ना, यह बरसों से पाले पोसे हुए लड़के को हम लोग से छीन लेंगे, ऐसा सोच रहे थे जॉनसन एंड जॉनसन्स वाइफ। द एयर इन द हाउस बिकम चार्ज डीपली विथ द एंटागोनिज्म देख रहे हैं। एंटागोनिज्म का मतलब होता है मन मुटाव, विरोध, शत्रुता, यानी कि शत्रुता। जो घर की जो 4 दीवारी थी ना, उस अंदर से जो हवा थी ना वह डीपली यानी कि शत्रुता, और आई मीन यहाँ पे जो ये मन मुटाव जैसा चारों तरफ से मन मुटाव का भाव था, चारों तरफ से मन मुटाव का भाव था और चारों तरफ से उस घर में विरोध का भाव उत्पन्न हो रहा था। द हाउस इट सेल्फ इनविजिबली विथ क्लियरली डिवाइडेड। अब वो जो घर जो है इनविजिबल, यानी कि ये दिखता तो नहीं था बट क्लियरली डिवाइड, लेकिन साफ साफ घर का बंटवारा दिख रहा था, हो चुका था। एंड देन और बाद में प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइड इनटू द एक्चुअलिटी, और बाद में यथार्थ रूप से उस घर का बंटवारा भी हो गया। उस घर का जिसमें बरसों से बेंजिस के पेरेंट्स रहा करते थे, शादी के तुरंत बाद घर का भी बंटवारा हो गया। अप टू दैट टाइम टू 4 पीपल हैड कीटन टुगेदर। अब तक 4 लोग यानी कि मिस्टर जॉनसन्स और बेंजिस की वाइफ फ्लोरेंस, ये चारों लोग एक साथ मिल बैठकर खाते थे। सडनली बेंजिस मदर्स डिड नॉट लाइक द वे, अचानक वे लोग अलग अलग बैठकर खाना खाने लगे। सडनली बेंजिस मदर फ्लोरेंस अस्कॉर्ड द सस्पेंस, यानी कि सस्पेंस देख रहे हैं ना, यह मुट्ठीदार बर्तन को बोलते हैं। यहाँ पे जो स्कावर का मतलब होता है यहाँ पर रगड़ कर साफ करना, चमकाना, मांजना, बर्तन धोना। फ्लोरेंस जब बर्तन मांजती थी ना तो फ्लोरेंस बर्तन धोती थी यानी कि मांजती थी, तो अक्सर जॉनसन्स और जो उसकी पत्नी बेंजी की जो पत्नी जो फ्लोरेंस के बीच लड़ाई हुआ करती थी। हमेशा इनके बीच झगड़ा टूटू मैना होते रहता जब फ्लोरेंस बर्तन धोती थी उस समय। क्यों सुनिएगा, आई ऑलवेज अस्कावर विथ सोडा, है कि मैं हमेशा बर्तन को सोडा से धोता। सोडा इज़ ऑलवेज बिन गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल, यानी कि सोडा हमारे लिए अच्छा रहता, हमारे लिए अच्छा रहेगा। सोडा से बर्तन अच्छा साफ़ होता। और फ्लोरेंस जो थी वह सोडा साफ़ नहीं करती थी, इसलिए बेंजी की माँ जो है, बेंजी की पत्नी में हमेशा झगड़ा टूटू मैना होते रहता था। 47 देखते हैं। वेन बेंजी हर्ड ऑफ देम ए क्वेरल। अब यह जो यह जो लड़ाई बेंजी के खबर तक पहुंच गया। क्वेरल, जब बेंजी ने रोज़ के झगड़े को सुना तो ही हैड वेरी सिंपल सोल्यूशन, तो बेंजी ने एक बड़ा ही साधारण सा हल निकाला। क्या हल था सुनिएगा। दैट सेटल्स इट, ही सेड, नाउ यू इट इन किचन। उसने इस मामले को समझाना चाहा और उसने के लिए एक साधारण सा उपाय सोच लिया। समझिएगा, यू ईट इन द किचन, माँ आप आज के बाद आप किचन में खाओगी।
एंड वी विल ईट इन द अदर रूम। हम और फ्लोरेंस दूसरे कमरे में खाना खाएंगे। आज के बाद से आप भोजन अलग अलग भी भोजन करना शुरू हो गया। माँ, तुम किचन में खाओगी और हम लोग दूसरे रूम में खाना खाएंगे, अलग अलग खाएंगे, झगड़ा नहीं होगा। आगे देखते हैं 48 नंबर। एंड थ्रू आउट, और जाड़े की ऋतु आ चुकी थी। पूरे इस जाड़े की ऋतु में बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस और एंड हिज फादर एंड मदर इन द अदर हाउस। पूरी सर्दियों के दौरान जो बेंजी और उसकी वाइफ फ्लोरेंस एक ही हिस्से में रहते थे और मम्मी पापा एक दूसरे हिस्से में उसके रहते थे। कोई किसी से मिलने नहीं जाता था, कोई किसी से बात तक करने नहीं जाता था, कोई किसी से सुख दुख में साथ शेयर नहीं करने जाता था। एंड एक हिस्से में दो और बहू और दूसरे हिस्से मम्मी और पापा रहा करते थे। टू द ओल्ड पीपुल, यानी कि बूढ़े लोगों की, यानी कि 65 पार हो चुकी थी। टू द ओल्ड पीपुल द डेज बिगेन नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग, और ठंडी का मौसम है, दिन छोटा होता है और इन बूढ़े लोगों के लिए अब दिन लंबा होने लगा था। आगे देखते हैं। एंड दे लुक्ड आउट ऑफ द लैंड, दे, जब वह खिड़की से बाहर ज़मीन को देखते थे ना, तो दे कुड सी द रीज़न, तब उन्हें कारण समझ में आ जाता था आज क्यों हम लोग, हमारे लिए दिन छोटे होते लंबे होते जा रहे थे। वेयर देयर हैड वंस बिन ब्राउन बियर अर्थ, और वह खिड़की से झाँक रहे थे जहाँ पे देयर वंस बिन ब्राउन बियर अर्थ, यहाँ जहाँ कभी भी खुली ज़मीन हुआ करती थी। रोज ऑफ विंटर बीन्स, जहाँ कभी भी, बीन्स का मतलब सीम का मतलब क्यारियाँ होती थी ना, पैचेज ऑफ वीट, या जहाँ गेहूं के बालियाँ हुआ करती थी। देयर वेयर नाउ ओनली बेंजी चिकन हाउसेज, वहाँ पे अब केवल बेंजी का सिर्फ चिकन हाउस, बेंजी का पोल्ट्री फार्म ही वहाँ पे देखते थे ये लोग। वहाँ से सब लोग देख रहे थे और समझ रहे थे। द अर्थ वाज स्टिल देयर, भूमि तो अभी भी वहाँ है, लेकिन बट द पर्पस ऑफ द नो लॉन्गर कंसर्न्ड देम, जो यहाँ पे उद्देश्य क्या था, अभिप्राय क्या था, उस लोगों ने से कोई लेना देना नहीं था। द प्लाउ, द मेयर घोड़ी, वह कंकाल घोड़ी। द कार्ट, यानी कि वह घोड़ा गाड़ी। एंड देयर फ्यू टूल्स स्टोर, यानी कि कुछ उपकरण अबाउट इन द यार्ड, वैसे ही यार्ड में पड़े हुए थे। बट नाउ इट वॉज ट्रूअर इवर दैट विदाउट द अर्थ दे वेयर यूजलेस, यानी कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि भूमि के बिना, खेत के बिना, ज़मीन के बिना हल का कोई मतलब नहीं है। हल जोतने वाली घोड़ी का भी कोई मतलब नहीं है। हल ठीक करने वाले के औजारों का भी कोई मतलब नहीं है कि क्यों ये औजार ऐसे ही ऐसे आंगन में पड़े थे, क्योंकि खेत ही नहीं है, आंगन बढ़ चुका था। एज द विंटर ज्यों सर्दी बीतती जा रही थी, एज द विंट ऑन, एंड ज्यों सर्दी बीतती जा रही थी। एंड द फोर पीपुल वेयर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स, और इंडोर्स का मतलब होता है घर के भीतर ही, और कन्फाइंड का मतलब होता है कि सीमित कर लेना। और ठंडी ज्यों बीतती जा रही थी, चारों लोग अपने अपने आप को अपने कमरे में सीमित, यानी कि हिस्सों में सीमित कर लिए थे, अंदर ही रहते थे। द डिवीज़न एंड द स्टेयर्स ऑफ द हाउस बिकम इनॉर्मस गैप, डिवीज़न का मतलब कि बंटवारा, और इनॉर्मस का मतलब होता है यहाँ पे बड़ा, और गैप का मतलब होता है कि अंतर। वो जो डिवीज़न था ना, वह परिवार में जो बंटवारा था ना, वह और बड़ा होता जा रहा था। और यहाँ पे मम्मी, उनके जो पेरेंट्स थे और पुत्र और वधू के बीच जो दरारें थी ना, वह बढ़ती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी दरारें। द टू women passed in each other on the stairs with, जब कभी सीढ़ियों पर दोनों महिलाओं का सामना होता था, तो एक सीढ़ियों पर चढ़ती थी तो दोनों सीढ़ियों से उतरती थी। तो जब कभी भी सीढ़ियों पर उन दोनों का मिलन होता था, यानी कि सास बहू का सामना होता था, तो ग्लांसेस ऑफ एंटोगोनिज्म का मतलब होता है यहाँ पे मोर स्पीकिंग, तो बात तो नहीं होती थी, लेकिन ग्लेंसेस ऑफ एंटागोनिज्म, नैनो से बात होती थी, इनके नैनो से टकराहट होती नहीं, कि इनका मतलब होता है कि नज़र। और जब सास बहू सीढ़ियों पर एक दूसरे के आमने सामने होती थी ना, तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन भरी नज़रों से देखा करते, शत्रुता भरी नज़रों से देखती थी। बात करना तो कौन कहे, यानी कि आंखों से तीर चलाती थी दोनों महिलाएं। When Benji's father walked out the preacher on Sundays, और बेंजी के जो फादर जो है पेरेंट्स जॉनसन साहब,
वे क्या करते थे, वॉकड आउट द प्रीच ऑन संडे, रविवार को जब वे उपदेश देने के लिए चर्च जाया करते थे तो ही वॉकड स्लोली एंड ब्रोकनली, और धीरे धीरे वे लोग ब्रोकनली का मतलब टूटे हुए व्यक्तियों की तरह चलते थे, विद द स्टेप्स ऑन द ओल्ड मैन, और इनके कदम जो थे ना एकदम अत्यंत वृद्ध व्यक्ति के तरह उठते थे। ओनली बेंजी अपेयर्ड नॉट टू बी अपसेट, सब लोग अपसेट थे, मम्मी पे भी अपसेट थी, उसके पिताजी भी अपसेट थे, लेकिन जो एक व्यक्ति जो था वो अपसेट नहीं था, बेंजी जो था अपसेट नहीं था। प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज हैंड्स, वे अपने मुर्गियों के व्यवसाय में लगा हुआ था। इट वॉज एज इफ द इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपुल नेवर पेनिट्रेटेड द बियॉन्ड हिज प्लम्प, ये जो आप प्लम्प का मतलब होता है यहाँ पे मोटा, स्टूल, हेयरी, प्लम्प हेयरी फेस एंड द आइज दैट लुक्ड हार्मलेस एंड सिंपल स्टील। कह रहा है कि सब लोग अपसेट थे, यानी कि सब लोग परेशान थे, सब लोग परेशान, एक व्यक्ति परेशान नहीं था, वह बेंजी था। ये अपने मुर्गियों में ही लगा था, अपने मुर्गियों के व्यवसाय में लगा था। एक मानो इट वाज एज इफ द इमोशंस इन नॉर्मल पीपुल, आम आदमी का जो भावनाएं होती है ना, उन इमोशन का मतलब भावनाएं, आम आदमी को जो भावनाएं होती है ना, नेवर पेनिट्रेटेड, यानी कि बियॉन्ड हिज प्लम का मतलब होता है कि मोटा, हेयरी फेस, यानी कि चेहरे पर न घने बाल थे, उन घने बालों को चीरते हुए इसके दिमाग तक कभी भी एक आम आदमी वाली भावना पहुंच ही नहीं पाई थी। इसलिए यह तो ना तो इस रिश्ते के महत्व को समझता था या प्रेम के भावसा को नहीं समझता था। ये एंड द आइज लुक्ड हार्मलेस एंड सिंपल स्टील, और इसके जो आंखें थी छोटी छोटी थी और एकदम हार्मलेस थी, यानी कि नुकसानदेह दिखती थी, यानी कि शांत दिखती थी, या भोला दिखता था एकदम साधारण व्यक्ति की तरह, यानी कि लेकिन आम आदमी और हमारे अंदर एक दिल है, और जब मम्मी पापा को परेशानी में देखते हैं तो हम स्वयं को परेशान में महसूस करने लगते हैं। ऐसा उसके दिल अंदर, बेंजी के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा दिल उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। वह चुपचाप बिल्कुल देखा करता था, उसके मन में जो आता था वह करते रहता था, वह कहता भी था और करता भी था। बट इन द एंड इट वॉज बेंजीज हु मेड द डिसीजन, और अंत में बेंजी ने एक फैसला कर लिया। क्या फैसला करता सुनिएगा 51 में। मम एंड डैड ही सेड इट कुड बी लॉट बेटर इफ़ यू वेंट टू समवेयर एल्स टू लिव। ये रोज़ का आप लोग झगड़ा घर में करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करना चाहता हूँ मैं। एक फ़ैसला ले, क्या फ़ैसला किया है भाई, देखिए, इट कुड बी लॉट बेटर, यानी कि बहुत अच्छा होगा, एक अलॉट बेटर है, बहुत अच्छा होगा। दिस इज़ आवर जेवेंट सम, यानी कि समवेयर एल्स टू लिव, यानी कि आप रहने के लिए किसी दूसरे जगह चले जाओ, यानी कि इस घर को छोड़ दो और इस मम्मी और पापा इस जहाँ मर्जी है आप लोग वहाँ पे रहो, इस झगड़े को समाप्त करो। बेंजी दे सेड, मम्मी पापा ने कहा बेंजी, अलॉट बेटर, बहुत अच्छा होगा यदि हम लोग घर को छोड़ देंगे, उस घर को जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, उस घर को जहाँ मैंने तुम वर्षों से रहते थे, उस घर को छोड़ दे, बहुत अच्छा होगा। ही सेड, उन लोगों ने कहा, दिस इज़ आवर हाउस नाउ। बेंजी ने कहता है कि सुनिए, दिस इज़ आवर हाउस नाउ, अब यह घर आपका नहीं, अब यह घर हमारा हुआ, यानी कि मेरा और मेरी पत्नी फ्लोरेंस का है। वी वांट इट, मुझे यह घर चाहिए। आई बाउट द हाउस, मैंने इस घर को ख़रीदा है। एंड आई वांट इट नाउ, मैं अब यह चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ, फ्लोरेंस के साथ चाहता हूँ यहाँ पे रहे। ये आपका घर नहीं, आप यहाँ पे छोड़ कर जा सकते हैं। 54 नंबर देखिए, बेंजी, आई बाउट इट एंड आई वांट इट। बेंजी ने कहा, सेड अगेन, मैंने इसे ख़रीदा है, हाँ मैंने इसे घर ख़रीदा है और मैं इसे चाहता हूँ, हम लोग ही इस घर में रहेंगे। आई वांट टू इट, मैं चाहता हूँ कि इस घर को छोड़ दे। बेंजी सेड अगेन, आई वांट टू यू टू गो। ये कह रहा है कि आप घर छोड़ दो, जहाँ मर्जी रहे वहाँ चले जाओ, लेकिन अब इस घर में आप लोग नहीं रह सकते, मैं और इस पत्नी रहेंगे फ्लोरेंस। बेंजी, वी कैन नॉट गो, मदर सेड, माँ ने कहा कि बेंजी हम लोग घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वी गॉट नाउ वेयर टू गो, कहाँ जाएंगे हम लोग इस उम्र में। वी गॉट नो वेयर, यानी कि इस धरती पर तुम्हारे वाला कोई है ही नहीं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिएगा, वी गॉट नाउ वेयर टू गो, हम लोग कहाँ जाएंगे, वी गॉट नाउ वेयर।
यू हैव गॉट इट टू गेट आउट, बेंजी शाउटेड। बेंजी ने चिल्लाते हुए कहा। बेंजी चिल्ला उठा और चिल्लाकर यू हैव गेट आउट, आप लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, बेंजी शाउटेड चिल्लाकर कहा। एज ही शाउटेड दे रियलाइज मोर फुल्ली देन at any time their lives that Benji was really not right in his head। और जैसे जैसे ही बेंजी ने चिल्लाया, गला फाड़ कर बोला, मम्मी और पापा को यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे पेरेंट्स को पूर्ण रूप से समझ में आ गई कि वैसे ही समझ में आई जैसे ही पहले कभी समझ में नहीं आई थी। यह पूर्ण रूप से समझ में आ गई that the Benji was really not right in his head, कि सचमुच में बेंजी का दिमाग ठीक नहीं है। अगर इसका ठीक होता तो मम्मी या अपने पेरेंट्स को इस उम्र में घर से बाहर नहीं निकालता। आगे देखिएगा, हिज सिंपल ब्लू आइज वेयर शॉट सडनली विथ वाइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इनसेन एंगर। और वह जो आप इनसेन एंगर, ये जो वर्ड है इनका मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। इनसेन का मतलब होता है पागल, यानी कि एक पागल व्यक्ति की तरह जो क्रोधित होकर अपने, यानी कि जो पागलपन वाले क्रोध में ये अपने इस कदर चिल्लाया कि अपने पेरेंट्स को ये समझ गए कि सचमुच में इसका दिमाग ठीक नहीं है। दे नॉट ओनली न्यू दैट बेंजी वाज ए सिंपल माइंडेड मैन हु वाज नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, यानी कि बट फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्रक्ड बाय द वाइल्ड आइज ब्रस्ट ऑफ एंगर दे वेयर फ्राइटेंड ऑफ बेंजी टू। ये जो आप लोग फ्राइटेंड का मतलब होता है यहाँ पर डरा हुआ और भयभीत। और सुनिएगा इस अर्थ को, यहाँ पे कह रहे हैं कि दे नॉट ओनली न्यू, यानी कि बेंजी वाज ए सिंपल माइंडेड मैन ये हु विल नॉट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन। बेंजी जो है यानी कि जो पेरेंट्स हैं इनके, वह सिर्फ इतना जानते थे कि बेंजी जो है ना, यह मंदबुद्धि का लड़का है, यानी कि भोला भाला लड़का, हु वाज नॉट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिजेक्शन, यानी कि अपने कर्मों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है। यह जो बोल रहा है, यह जो कर रहा है, यह अपने कर्मों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग ठीक नहीं है। यह केवल इतना ही पता था बेंजी, मम्मी और पापा को, इसके पेरेंट्स को। लेकिन आज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, स्ट्रक बाय दिस वाइल्ड आइड ब्रस्ट ऑफ एंगर, आज पहली बार लड़के की आंखों में वह गुस्सा और जंगली गुस्सा, यानी कि जंगली गुस्सा देख, जैसे एक शेर एक बाघ गुस्सा में शिकारी पर हमला करता है, टूट पड़ता है ना, उस प्रकार से गुस्सा इन लोगों ने अपने पुत्र के, यानी कि बेंजी में देखा। एंड दे वेयर फ्राइटेंड ऑफ बेंजी टू, आज पहली बार इन लोगों को बेंजी से डर भी लग रहा था। यह भयभीत हो गए और ये अंदर ही रूह तक काँप गए थे, पुत्र से डर गए थे। उन अपने पुत्र के इस रूप को देखकर डर गए थे। पहली बार इन दोनों को डर लगा अपने बेटे से, बेंजी से। ऑल राइट, यहाँ पे ऑल राइट दे सेड वी विल फाइंड सम वे टू गो। उन लोगों ने, यानी कि जॉनसन साहब ने बोला कि हम लोग कोई तरीका ढूंढ लेंगे, हम लोग तुम्हारे घर को छोड़ देंगे, हम लोग कहीं चले जाएंगे। इट वॉज लिटिल, आगे देखते हैं यहाँ पे, 1 सप्ताह से ज़्यादा हुआ था यहाँ पे। वेन बेंजी वॉज ट्रो, यहाँ पे 1 सप्ताह से डाउन इनटू द टाउन, तब जब बेंजी ने अपने मम्मी पापा को गाड़ी में बैठा लिया और तेज़ी से शहर की ओर गया। ही नाउ ही हैड ए स्मॉल फोर्ड वैन एंड, एक छोटा सा चरपहिया फोर्ड गाड़ी भी थी, यानी कि इसके पास कौन सी गाड़ी थी? फोर्ड वैन थी। अपने फोर्ड वैन में ये अपने पेरेंट्स को बैठा लिया और तेज़ी से शहर की ओर लेकर गया। एंड एज ही ड्रॉप द वैन, और जब वह गाड़ी चला रहा था तो मदर एंड फादर इन द ड्राइविंग सीट, और उसके मेरे पेरेंट्स तो गाड़ी चला रहा था। ही शोड टू साइट ऑफ नॉर्मल इमोशन, और इसके चेहरे पर जो नॉर्मल इमोशन थे ना, जो साधारण भावनाएं होती है ना, इसके चेहरे पर कोई भावनाएं ही नहीं थी। इट वॉज क्लियर डैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, यह स्पष्ट था कि दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, या कि प्रेम के अर्थ को समझता ही नहीं था। ऑफ द बेबल्डरमेंट का मतलब था घबराहट और हैराना, और हैरानी भी समझता ही नहीं था। ऑफ द डिस्पेयर, यानी कि निराशा के भाव को समझता था। यह कुछ समझता ही नहीं था, यह गधा था 1 नंबर का।
ये समझता ही था, ही फेल्ट। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, सोच रहे थे कि उसके बेटे के मन में है कि चलो मम्मी पापा मुझसे गलती हो गई है, चलो घर चलो। लेकिन इसके चेहरे पर कोई ही इमोशन नहीं था। ये लगातार ही एंड स्पोक एंड थॉट ओनली द सिंपलेस्ट टर्म्स विद द क्रूअल सिंप्लिसिटी ऑफ अ चाइल्ड। ये हमेशा क्रूअल सिंप्लिसिटी यानी कि निर्दयता, यानी कि निर्दय जो चाइल्ड होता है ना, एक बच्चा जो होता है ना, उसका सरलता है। वह किसी चीज़ के लिए जिद कर दे तो वह लेकर ही रहता है। उसी प्रकार से बच्चे की तरफ क्रूअल सिंप्लिसिटी ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि यह उसी के भाव को समझता था और वैसे ही भाषा का व्यवहार करता है, उपयोग करता था। यहाँ पे 61 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। यू विल बी बेटर बाय द योर सेल्फ इन लॉजिंग्स। लॉजिंग्स का मतलब होता है यहाँ पे किराए का घर। एक और आप बेंजे कि यू विल बेटर, अच्छा होगा कि आप लोग किराए के घर पे रहो। यू विल बेटर बाय योर सेल्फ, यानी कि आप लोग अकेले रहो, किराए के घर में रहो। दे, मेरे घर को छोड़ दो, यानी कि रोज़ रोज़ का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दे डिड नॉट आंसर, उसके पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। दे सेट द फेस मेड कम्प्लीटली इमोबाइल बाई अ काइंड ऑफ अस्टिफाइड रेजिग्नेशन वेरी नियर टू ग्रीफ। और दे सेट, वे लोग बैठे थे, यानी कि ये चेहरे के साथ, मेड कम्प्लीटली इमोबाइल यानी कि गतिहीन चेहरे के साथ उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे। बाय द काइंड ऑफ, यानी कि सन्न थे, एकदम स्तब्ध थे। रेजिग्नेशन यानी कि वेरी नियर टू ग्रीफ, यानी कि जो स्थिति बदलने की बात नहीं थी। इस अपेयर यानी कि इस अप्रिय स्थिति को वे लोग स्वीकार करते हुए गतिहीन चेहरे के साथ चुपचाप उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे। दे लिसेंड साइलेंटली, चुपचाप सुन रहे थे बेंजी क्या क्या बोलते हैं। एंड बिकॉज फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से दे हैड बिलीव्ड बेंजी टू बी नॉट राइट हिज हेड। 40 वर्षों से उन लोगों के मन में जो बैठा था बेंजी के दिमाग ठीक नहीं है। एंड दे मेड अलाउंस फॉर द लास्ट टाइम, और अंतिम बार भी ये लोग वही मान रहे हैं कि हमारा जो बेटा जो बेंजी है उसका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग को घर से बाहर निकाल रहा है। डाउन इन द टाउन द कार स्टॉप्ड इन द स्ट्रीट फील्ड इंटायरली। अब वह जो गाड़ी है यह सड़क के किनारे जाकर रुक जाती है। विथ फील्ड इंटायरली विथ हाउसेज, और सड़क के दोनों किनारे लगातार घर थे। सड़क के दोनों किनारे के अब घरों से भरे पड़े थे, अर्थात घरों से भरे पड़े हुए गली के बीचों बीच जाकर गाड़ी रुक जाती है। बेंजीज डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन। बेंजी जो है ना वह वैन से बाहर नहीं उतरता है। हिज फादर एंड मदर्स बिलोंगिंग हैड ऑलरेडी गॉन ऑन एंड नाउ दे अलाइट एम्प्टी हैंडेड। और जो दोस्तों, और जो बेटा स्वयं गाड़ी से नहीं उतरता है, और ही हैज़ फादर एंड मदर्स बिलोंगिंग, और बिलोंगिंग्स का मतलब था और इसकी जो मम्मी पापा जो संपत्ति, यानी कि ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था, और ज़मीन भी बिक चुकी थी। गॉन ऑन नाउ, और इनकी संपत्ति पहले ही ख़त्म हो चुकी है। नाउ एंड दे अलाइटेड एम्प्टी हैंडेड। एम्प्टी हैंडेड का मतलब होता है खाली हाथ, और अलाइट का मतलब होता है कि किसी वाहन से उतरना। और खाली हाथ उसके जो पेरेंट्स थे गाड़ी से उतर गए, और बेटा गाड़ी से उतरा भी नहीं, और बेंजी में ही बैठा रहा। एज दे स्टूड ऑन द पेमेंट बेंजी स्पोक अ फ्यू वर्ड्स to them, looked them with unmoved simple eyes and then dropped away। तो दोस्तों, और यहाँ पे गाड़ी से उसके पेरेंट्स उतर गए, खाली हाथ उतर गए वे लोग। एज द स्टूड इन द पिगमेंट, और जब वे लोग, पेगमेंट का मतलब होता है कि सड़क के किनारे, फुटपाथ, जब वे लोग फुटपाथ पर चुपचाप खड़े थे ना, तो बेंजीज स्पोक फ्यू वर्ड्स टू देम, 2-4 शब्द उनसे बात किया। लुक्ड एट देम एंड मूव्ड सिंपल आइज, और उन्हीं सरल अब विचलित आँखों से अपनी मम्मी पापा को देखा। एंड देम ड्रॉप अवे, और वहीं से छोड़कर गाड़ी लेकर घर को रवाना हो गया। उसके पेरेंट्स को बीचों बीच फुटपाथ पे, घरों के बीचों बीच उसको छोड़कर अपने घर के लिए तरसते हुए खड़े थे। एंड when the van and gone they stood alone on the pavement। जब when the van gone, यानी जब गाड़ी जा चुकी थी, they stood alone on the pavement,
जब चुपचाप ये लोग उसी फुटपाथ पे खड़े थे, लुकिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को देख रहे थे। लुकिंग एट द ग्राउंड दे स्टूड एज इफ दे एंड लाइटनिंग द स्ट्रेंज प्लेस। ऐसा लगता था किसी अजनबी से शहर में, किसी अजनबी जगह पे आकर के खड़े हो गए। वे आर नॉट सोर्स ऑफ देमसेल्व्स एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उनको समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। 65 साल के आयु में वे लोग क्या करें, क्या नहीं करें, ये सब समझ। बेटे ने त्याग दिया था, उनके घर से बाहर कर दिया था, अनजान सड़क पे लाकर छोड़ दिया, और उसके पेरेंट्स एकदम परेशान, निराश, हैरान थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और क्या करे। आगे देखते हैं। once they had the earth, कभी इनके पास भी भूमि थी, कभी इसके पास भी ज़मीन थी, कभी इनके पास भी खेत था। now it was not possible to tell from their downcast का मतलब होता है यहाँ पे निराश, and silent faces, और इनके शांत और निराश चेहरे पर देखकर और यह भी बताना भी असंभव था, यानी कि समझ चुके थे। वेदर टुगेदर रियलाइज दैट इट टू हैड गॉन, यह भूमि जो है ये कभी इनकी थी, यह मात्र संपत्ति थी, वह भी अब नहीं रही, और सब साधारण सभ्यता था वह भी अपना नहीं रहा। इस जग में, इस दुनिया में अब अपना कुछ भी नहीं है रहा। और इसी सोच में उसके पेरेंट्स उस सर्द भरे दिनों में वह अनजान शहर में, अनजान रोड पे, अनजान फुट पे चुपचाप खड़े थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक जो सलाह, आप एक सीख बात से मिलती है कि जो सब लोग आज किसी भी कि बच्चे हैं या जो भी आप लोग हैं, हर बच्चे का जो कोई ना कोई माता पिता होते हैं, यानी हर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। बच्चे माता पिता के बीच का जो रिश्ता होता है ना, जो रिलेशन होता है ना, अनमोल रिश्ता होता है। इस रिश्ते का कद्र या इस रिश्ते का ख्याल हम सबको रखना चाहिए, और हमेशा पेरेंट्स को, यानी कि माता पिता को इस कर आश्रित नहीं होना चाहिए कि वह घर से बाहर हो जाए, निकाल दिए। तो चलिए अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट डे। और आप लोगों से कम एक चीज़ ज़रूर कहें कि आप लोग कम से कम बेंजी नहीं बनिए, ठीक है।